हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के फिजिक्स के सेकंड प्रश्न पत्र द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का अध्ययन आज हम करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने लोरेंज रूपांतरण पढ़ा था। लोरेंज रूपांतरण के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, जैसे हमने लंबाई में संकुचन और काल वृद्धि आदि का अध्ययन किया था। तो उसी क्रम में आज हम बात करते हैं लोरेंज रूपांतरण के कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिणाम। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशन। तो हमने कहा आइंस्टीन के आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के प्रथम अभिग्रहित के अनुसार, जो फर्स्ट पोस्टुलेट था आइंस्टीन के आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत का, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फर्स्ट पोस्टुलेट के अनुसार, प्रकृति के सभी नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समरूप रहते हैं। अर्थात भौतिकी के सभी नियम जो हैं, प्रकृति के सभी नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक समान रहते हैं। अतः न्यूटन का द्वितीय नियम तथा कार्य ऊर्जा प्रमेय सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में वैध रहेंगे। तो आइंस्टीन के विशिष्ट सिद्धांत के प्रथम अभिग्रहित के अनुसार न्यूटन का द्वितीय नियम तथा कार्य ऊर्जा प्रमेय सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में वैध रहते हैं। अब हम बात करते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय की। तो देखो, कार्य ऊर्जा प्रमेय जो है, कार्य ऊर्जा प्रमेय गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर होती है कण के द्वारा किया गया कार्य। किसी निकाय में कण के द्वारा की गतिज ऊर्जा में जितनी वृद्धि होती है वह कण के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो हमने यहाँ प्रदर्शित किया है डी ई के जो हमने यहाँ पैरों में लगाया है, ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने कहा डी ई के इक्वल्स टू डी डब्ल्यू इज वर्क डन, कण के द्वारा किया गया कार्य। और कार्य की परिभाषा से हम जानते हैं कि डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स, मतलब कण पर आरोपित बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य के बराबर होता है। या कार्य को यदि हम परिभाषित करें तो हम कहेंगे बल के अनुदिश, बल किसी कण पर बल लगाने पर बल के अनुदिश विस्थापन है, तो बल तथा विस्थापन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है? किए गए कार्य के बराबर होता है। अब न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो है, द्वितीय नियम न्यूटन की गति का दूसरा नियम, F इक्वल्स टू, F लगाया गया बल है, तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है किसी कण पर, पिंड पर या निकाय पर आरोपित बल जो है वो संवेग परिवर्तन की दर के तुल्य होता है। यहाँ mv की यदि हम बात करें तो mv क्या है? mv जो कण का संवेग है, v कण का वेग, m कण का द्रव्यमान। तो F इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी mv। ठीक है, ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, किसी कण पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो हमने कहा F इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी एम। अब हमने क्या किया? डी टी को ऑपरेट किया m के ऊपर और डी टी को ऑपरेट किया v के ऊपर। तो हमने कहा जब इसको हम हल करते हैं तो m को कांस्टेंट रखा हमने, dv अपॉन dt कांस्टेंट क्या रखा? m को रोककर dv का हमने v का हमने टाइम के साथ में एक बार अवकलन कर लिया, फिर प्लस v को रोककर m का एक बार टाइम के साथ अवकलन हो गया। तो ये हो गया m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt। तो हमने कहा इसका मतलब ये हो गया, फोर्स किसके बराबर आ गया? फोर्स इस टर्म के बराबर आ गया। ये जो F की वैल्यू है ये हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, F को इस टर्म से रिप्लेस कर देते हैं। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन इक्वल्स टू m dv अपॉन dt प्लस v m dm अपॉन dt डॉट dx। तो यहाँ से हमने कहा dv और ये हो गया dx, तो इस dt को हमने dx के नीचे लगा दिया, ये टर्म। उसके बाद में हमने कहा v dm डॉट ये dt फिर कहाँ लगा दिया? x के नीचे लगा दिया। तो हम जानते हैं कि v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। तो हमने कहा v इक्वल्स टू dx अपॉन dt, तो यहाँ पर हमने dx अपॉन dt के स्थान पर v लिख लिया, यहाँ भी हमने क्या किया? dx अपॉन dt के स्थान पर v लिख लिया।
तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई DE इक्वल्स टू mv.dv प्लस v²dm। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 1। चूँकि हम जानते हैं v वेग से गतिशील कण का द्रव्यमान m इक्वल्स टू m0 रूट ऑफ 1 माइनस v²/c² होता है, जहाँ m0 क्या है? कण का विराम द्रव्यमान। m0 कण का विराम द्रव्यमान। तो हमने कहा या m² 1 माइनस v²/c² इक्वल्स टू m0²। तो देखिए यहाँ पर इस समीकरण में इसका पक्षांतरण इधर किया, ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आकर और इसका हमने वर्ग कर दिया और इसको हल कर लिया। तो हल करने से इक्वेशन आ गई हमारे पास m² c² इक्वल्स टू m0² c² प्लस m² v²। उपरोक्त समीकरण का इस समीकरण का हमने एक बार अवकलन कर लिया। इसका क्या कर लिया? अवकलन कर लिया। अवकलन किया तो हो गया 2m² dm। c जो है आइंस्टीन का सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि प्रकाश का वेग जो है वो सभी जड़ निर्देश तंत्र में अचर रहता है, एक समान रहता है। तो इसलिए ये c जो है प्रकाश का वेग ये कांस्टेंट रहेगा। तो m का हमने कर लिया अवकलन, m का किया तो ये हो गया m² था, m² का हो गया 2m dm और साथ में मल्टीप्लाइड बाई c²। अब हमने कहा m0 क्या है? कण का विराम द्रव्यमान। विराम द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहेगा और c² जो है ये भी कांस्टेंट होगा। तो इस टर्म का अवकलन कितना हो गया? 0 हो गया। अगली टर्म के लिए हमने कहा पहले हमने m² को रोका और v² का अवकलन किया तो ये हो गया 2m² v dv। फिर v² को रोका और m² का किया तो ये हो गया 2m v² dm। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली c² dm इक्वल्स टू mv.dv प्लस v² dm। तो ये जो है ये समीकरण 1 में थी हमारे पास, ये समीकरण 1 में आ गई। तो इसका मतलब DE किसके बराबर आ गया? DE जो है ये बराबर आ गया c² dm के। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब हमने कहा यदि बल द्वारा कण को विराम अवस्था से v वेग तक गति दी जाती है, यदि कण को बल के द्वारा विराम अवस्था से v वेग तक गति दी जाती है, अर्थात कि कोई कण जब विराम अवस्था में है और उस पर हम बल लगा दें तो बल लगाने के फलस्वरूप उसका जो वेग है वो वेलोसिटी v तक बढ़ जाता है, तो कण का द्रव्यमान जो है ये m0 से m तक बढ़ता है तथा उसकी गतिज ऊर्जा में 0 से E तक वृद्धि हो जाती है। तो जो इंक्रीज होती है पोटेंशियल एनर्जी वो 0 से E तक इंक्रीज हो जाती है। तो अतः समीकरण 3 का समाकलन करने पर तो इधर जो काइनेटिक एनर्जी थी, गतिज ऊर्जा, वो 0 से E तक चेंज हो रही थी। मास जो है वो m0 से m तक चेंज होता था, वेलोसिटी 0 से v तक। 0 पे मास जो है वो m0 विराम द्रव्यमान, और जब वेलोसिटी v हो जाएगी तो उस कंडीशन में इसका द्रव्यमान हमने मान लिया m है। तो इसको हल किया तो E इक्वल्स टू c² m माइनस m0। चूँकि कण की कुल ऊर्जा उसकी विराम ऊर्जा m0 c² तथा गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। कण की कुल ऊर्जा विराम ऊर्जा कितनी हो गई? m0 c² तथा गतिज ऊर्जा E हमने ऊपर समीकरण 4 से ज्ञात कर ली। तो हमने लिखा E इक्वल्स टू E प्लस m0 c²। E की वैल्यू रख दी तो एनर्जी हमारी आ गई E इक्वल्स टू mc²। यह क्या है? यह समीकरण आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहलाता है। ठीक है, समीकरण 5 जो है ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहलाता है। अब हम बात करते हैं कण की अनापेक्षिकीय गतिज ऊर्जा, नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। कण की अनापेक्षिकीय मतलब गतिज ऊर्जा, मतलब जब गतिज ऊर्जा किसी के सापेक्ष नहीं ली जा रही, अनापेक्षिकीय गतिज ऊर्जा। हमने कहा यदि कण का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में अत्यल्प है, v इज मच लेस देन c, तो समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 में हमने क्या लिखा? समीकरण 4 कौन सी थी? ये समीकरण 4। तो गतिज ऊर्जा E इक्वल्स टू c² m माइनस m0, ये हमने यहाँ रख लिया। ये E इक्वल्स टू m माइनस m0 c², चूँकि m इक्वल्स टू m0 रूट ऑफ डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस v²/c²। तो m की वैल्यू रख दी हमने, m की वैल्यू रखी, c² से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया
तो ये हो गया m0 सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस m0 सी स्क्वायर। इसको ऊपर ले लिया, जो नीचे टर्म है इसको ऊपर लिया तो ये हो गया माइनस, इसकी पावर हो जाएगी -12। ठीक है, इस पद में ये जो पद है इसमें हमने द्विपद प्रमेय का उपयोग किया। द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हैं तो ई के और यहाँ से m0 सी स्क्वायर दोनों टर्म में है, ये हमने यहाँ कॉमन ले लिया। तो पहले पद में हमको द्विपद प्रमेय करनी है और इसमें कॉमन लेने पर ये हो गया -1। तो द्विपद प्रमेय का उपयोग यदि हम करते हैं तो ये हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 सी स्क्वायर प्लस 3/8 वी की पावर 4 सी की पावर 4। ठीक है, इसको हमने खोलकर हल कर लिया। तो 1 से 1 तो ये कैंसिल हो गया, m0 सी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा इससे, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर यहाँ कैंसिल। तो पहली टर्म आएगी हमारे पास 1/2 m0 वी स्क्वायर। दूसरी में हम करें तो सी की पावर 2 है, यहाँ सी की पावर 4 है, तो 2 कम हो जाएगी, तो ये हो गया 3/8 m0 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चूँकि हमने कहा कि कण का वेग v जो है वो प्रकाश के वेग की तुलना में अत्यल्प है, इसलिए v इज मच लेस देन c, अतः v अपॉन c की उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ा जा सकता है। तो ये जो आगे की टर्म है इनको हम क्या कर देंगे, नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो ई के हमारे पास कितना हो गया, ई के इक्वल्स टू 1/2 m0 वी स्क्वायर। अतः वेग v के न्यून मानों के लिए, जब वेलोसिटी कण की वेग जो v है इसका मान अत्यल्प है, तो उस स्थिति में समीकरण 4 गतिज ऊर्जा के चिरसम्मत सूत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो जो समीकरण 4 हमने निकाला था आपेक्षिकीय गतिज ऊर्जा के लिए, तो समीकरण 4 जो है वो गतिज ऊर्जा के चिरसम्मत सूत्र में परिवर्तित हो जाता है। हमने कहा आपेक्षिकीय ऊर्जा तथा संबंध तथा संवेग में संबंध, आपेक्षिकीय गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध, हम इसकी बात करते हैं अब। तो हमने कहा गतिशील कण की कुल ऊर्जा E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर प्लस m0 सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, कुल ऊर्जा कितनी हो गई हमने निकाली थी, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जो आइंस्टीन का हमने द्रव्यमान ऊर्जा संबंध हमने ज्ञात किया था। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के हिसाब से E इक्वल्स टू हमारे पास E इक्वल्स टू होना चाहिए एम सी स्क्वायर के। तो m की वैल्यू रख दी m0/1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर 1/2 और साथ में मल्टीप्लाई हो गया सी स्क्वायर। ठीक है, m0 विराम द्रव्यमान तथा संवेग की यदि बात करें तो P इक्वल्स टू mv m0 v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर 1/2। दोनों समीकरणों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर इसका वर्ग हो गया ई स्क्वायर इक्वल्स टू m0 स्क्वायर सी की पावर 4, नीचे हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इसको हमने समीकरण 1 कह दिया। पी स्क्वायर की यदि बात करूँ तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू m0 स्क्वायर वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस समीकरण में दोनों तरफ हमने सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये इधर इक्वेशन आती है पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू m0 स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। हमने कहा समीकरण 1 में से 2 घटाने पर ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में ये ले लिया, इसमें से ये टर्म जो है ये हम घटा देते हैं, तो आ गया m0 स्क्वायर सी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसमें हमने देखा कॉमन m0 स्क्वायर कॉमन, सी स्क्वायर कॉमन, और जो हमारा हर है डिनोमिनेटर है ये भी दोनों में कॉमन है, तो ये हमने कॉमन ले लिया। तो जब इतना टर्म हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास टर्म बची सी स्क्वायर और यहाँ से टर्म बच गई वी स्क्वायर। तो ये आ गया m0 स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अब यहाँ से सी स्क्वायर फिर कॉमन ले लिया हमने, सी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट वाली टर्म हो गई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है। तो वैल्यू आती है हमारे पास ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू m0 स्क्वायर सी की पावर 4।
ये जो टर्म है इसका पक्षांतरण कर देते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं, तो ये माइनस की थी, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। तो टर्म आई ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4। ई आ गया, ई इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4। इसे हमने समीकरण नंबर 3 से डिनोट कर दिया। अब हम आगे बात करते हैं गतिज ऊर्जा संवेग संबंध, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। तो हमने कहा गतिशील कण की कुल ऊर्जा, गतिशील कण की कुल ऊर्जा अभी हमने ऊपर निकाली है, ई इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4। ये किसके बराबर होनी चाहिए, कुल ऊर्जा कण की विराम ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। स्थिर है कण, स्थिर कण की ऊर्जा प्लस गतिशील कण की ऊर्जा, दोनों को ऐड कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कण की कुल ऊर्जा आ जाएगी। तो कुल ऊर्जा बराबर ये हमने निकाला है, और कुल ऊर्जा होनी इसके बराबर चाहिए। समीकरण का वर्ग करने पर ऊपर वाली समीकरण का हमने क्या कर दिया, वर्ग किया तो ये टर्म हो गई पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4 ई के प्लस एम इक्वल्स टू ई के प्लस एम जीरो सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हमने हल कर दिया, हल किया तो ये टर्म जो है ये आ जाती है। अब ये टर्म आ गई। अब इस टर्म के अंदर हमने देखा ये इक्वल है, तो हमारे पास 3 पद बचते हैं, पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ई के स्क्वायर प्लस 2 ई के एम जीरो सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर से पूरी समीकरण को हमने भाग लगाया तो ये हो गया ई के अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ से सी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब हमने कॉमन ले लिया। जब हम कॉमन लेते हैं तो एक टर्म जो है ये और आती है हमारे पास, यहाँ पर सी स्क्वायर, और यहाँ भी कितना आएगा, सी स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म हो रहा है इसमें। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू ई के स्क्वायर सी की पावर सी स्क्वायर 1 प्लस 2 एम जीरो सी स्क्वायर अपॉन ई के। पी स्क्वायर था, इस तरफ किया तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो पी इक्वल्स टू ई के अपॉन सी 1 प्लस 2 एम जीरो ई के सी स्क्वायर की पावर 1/2। ये क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास कण की के संवेग तथा कण की गतिज ऊर्जा में संबंध। अब आगे हम बात करते हैं शून्य विराम द्रव्यमान वाले कण के लिए। ठीक है, विराम द्रव्यमान कितना है कण का, विराम द्रव्यमान 0 है, तो एम जीरो इक्वल्स टू सी। तो ई इक्वल्स टू कितना हो गया, ई इक्वल्स टू हो गया पी सी, ई इक्वल्स टू पी सी। तो संवेग की परिभाषा से P इक्वल्स टू एम बी, तो इस P की जगह, ठीक है, तथा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर बराबर पी सी की जगह P की जगह हमने लिख लिया एम बी, तो ये हो गया एम बी सी। तो V इक्वल्स टू सी, अर्थात शून्य विराम द्रव्यमान वाला कण निर्वात में सदैव प्रकाश के वेग से गति करता है। मतलब ऐसा कण जिसका विराम द्रव्यमान 0 है, यानी जब कण स्थिर है, विराम अवस्था में है, तो उसका द्रव्यमान 0 है, तो वह कण निर्वात में सदैव प्रकाश के वेग से गति करता है।